Bismillahirrahmanirrahim. I think you are facing a difficulty to extract data from this scenario. A manufacturer of light bulbs claim that its light bulbs have a mean life of 15-20 hours with an unknown standard deviation. ये आबादी की बात हो रही है, पॉपुलेशन की बात हो रही है। कारखाने में जितने बल्ब्स बन रहे हैं ना, उन तमाम बल्ब्स की एक अपनी पॉपुलेशन है। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन है और जो मीन है पॉपुलेशन का, ये उसने हाइपोथेटिकली बताया है 15-20 आवर्स है। या पहले इस पे स्टडी हो चुके हैं। हमने कहा कि दो जराया से आ सकता है, एक या तो आपकी अपनी जजमेंट है या फिर प्रीवियसली जो है इसकी इस पे स्टडी हो चुकी है, तो वहां से ये हाइपोथेटिकल मीन आया है। एक तो ये है कि पहला जो हाइपोथेटिकल मीन है म्यू ओ, दैट इज इक्वल टू 15-20 आवर्स। n जो है आपका कितना है 41, ठीक है जी, और 41 और if the sample produces a mean of 1505, sample का मीन है x बार and a sample standard deviation है और s आपका 86 है और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। तो ये आपका डेटा है। दोबारा मैं इसको ले लेता हूँ, 41 और x बार जो आपका है that is 1505, s is equal to 86 आवर्स। ये घंटों की बात हो रही है, तो आपने यूनिट जो है वो आवर्स लिखना है, ठीक है जी। ये आपका पूरा डेटा है। तो T1 सैंपल क्या है, इसका फॉर्मूला x बार माइनस म्यू ओ डिवाइडेड बाय s अपॉन n अंडर द रूट। ये आपका है 1505 और ये 1520, लेकिन आपने हाइपोथेसिस बनाने होंगे 86 डिवाइडेड बाय 41 अंडर द रूट। इसको कैलकुलेट करें, फिर हम हाइपोथेसिस की तरफ जाते हैं। हैं जी, कैलकुलेट करें ज़रा कि हाइपोथेसिस आप यहाँ पर सिचुएशन जो सिनेरियो आपको दिया गया, इसमें हाइपोथेसिस किस टाइप का बनेगा। सर टू टेल कैसे, टू टेल कैसे बनेगा, जस्टिफाई करें ना, सिनेरियो पे आ जाएं। जो एग्जांपल है आपका, अच्छा, a random sample of 41 such bulb, is there sufficient evidence to claim that the mean life is significantly less than the manufacturer claim? Less than the manufacturer claim. तो लेस देन पे क्या कैसे हाइपोथेसिस बनेगा, वन टेल बनेगा, टू टेल बनेगा, लेस देन मोर देन, हाँ लेस देन पे सर वन टेल बनता है। वन टेल बनता है ना, लेस देन मोर देन पे वन टेल बनता है, यहाँ पर लेस देन है, तो इसका मतलब है वन टेल है। अगर ये होता कि मैन्युफैक्चरर के जो बल्ब का एवरेज है, हाँ पॉपुलेशन का, वो क्लेम का, वो सैंपल के एवरेज से डिफरेंट है, डिसिमिलर है, नॉट इक्वल है, तो फिर ये टू टेल हाइपोथेसिस होगा, अदरवाइज इट्स अ वन टेल हाइपोथेसिस। ये बाकी लोग फिर गायब हैं, ये देखें पता नहीं कितने। ठीक है जी, सो प्रोबेबली
you do not have sufficient evidence to reject the null hypothesis, we cannot sue the light bulb manufacturer for false advertising. यानी उन्होंने एडवर्टाइज किया था जगह जगह पे कि भाई मेरा जो बल्ब है कारखाने में बनता है उसका एवरेज लाइफ 15-20 आवर्स है, तो इसका मतलब है कि वो सही था, उसके एडवर्टाइजमेंट जो है ना वो बिल्कुल ठीक थी। ठीक है जी। अच्छा, विद n मोर देन 30 might as well as you z टेबल, लेकिन आपका स्टैंडर्ड डिविएशन चूंकि मालूम नहीं है तो लिहाजा आप जी टेबल का जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप जी वैल्यू जो है ना वो जी टेस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जी टेस्ट इसलिए अप्लाई करते हैं कि आपका सैंपल साइज जो है वो 41 है, 30 से ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर टी की जगह आप जी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जी टेस्ट के लिए फार्मूला वही है, यहाँ पर भी स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन है और आपका सैंपल साइज जो है दैट इज मोर देन 30, तो आप जी टेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बल्कि जी टेस्ट अप्लाई करके देखें कि क्या आता है, उसका वैल्यू भी उतना ही आता है या इसमें कोई डिफरेंस है। सर ये टेबुलेटेड वैल्यू जरा निकाले आप सर। अच्छा ये जी, हम भूल गए हैं। राइट, ये मैं एक मिनट आपको ये देखें 0.05 आपका जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो ये है। आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 40 पे आप इधर 0 इस पे आ जाए तो 2.02 नजर आ रहा है आपको 0.05 के नीचे, और 40 डिग्री ऑफ फ्रीडम के सामने 2.02 है। 2.02 समझ में आ गई बात? आप आवाज दिया करें ताकि मुझे पता चले कि यू पीपल आर विद मी। यस सर। हाँ जी, ये समझ में आया आपको 2.02? यस सर। अच्छा जी, तो ये वाला लिखा हुआ है कि आप इस पे जी टेस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए आपका सैंपल साइज जो है ना वो 30 से ऊपर है। Excuse me, sir. जी सर ये टेबुलेटेड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू में डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये है ना, ये -2.02 है और ये -1.11 है। इसको जब आप कर्व खींचे, आई मीन सर कि हम टेबुलेटेड वैल्यू कब फाइंड आउट करते हैं और कैलकुलेटेड वैल्यू कब फाइंड आउट करते हैं? देखें मैंने कहा ना कि जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं दो ग्रुप्स में, एक ग्रुप में एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। आप जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो दो ग्रुप्स ले लेते हैं। पहले एक ग्रुप को इंटरवेंशन देते हैं, दूसरों को नहीं देते, और जब आपके पास फर्क महसूस होता है तो उसके साथ कंपेयर करके आपको फर्क नजर आएगा कि जिसको आपने इंटरवेंशन अप्लाई नहीं किया उसमें कोई फर्क नहीं है, और जिसको आपने इंटरवेंशन अप्लाई किया उसमें फर्क आया है पेन की रिडक्शन में और वट एवर द प्रॉब्लम वाज ऑफ द पेशेंट। तो सिमिलरली जब आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो आपके पास नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस होना चाहिए। तो आप जब फार्मूला से वैल्यू निकालते हैं वो आपका कैलकुलेटेड वैल्यू होता है, वो एक्चुअल वैल्यू यही कैलकुलेटेड वैल्यू। टेबुलेटेड वैल्यू आप डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो है ना निकालते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप निकालते हैं और टेबल में जाके देखते हैं कि मैं उसके साथ कंपेयर करूं कि आयु उससे कम है या ज्यादा है। अब यहां पर आप देखें कर्व खींचे, लेस देन की बात हो रही है, हाँ, इसका मतलब है कि 0.05 इधर होगा, तो आपका टेबुलेटेड वैल्यू -2.02 है, लेकिन आपका कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो -1.11 है। तो इट इज मोर देन योर कैलकुलेटेड वैल्यू इन माइनस, एंड इट फॉल्स इन द नॉन रिजेक्शन रीजन, NRR, non-rejection region. So we fail to reject the null hypothesis, and we can conclude that whatever the manufacturer was advertising, that was true. Whatever he was claiming, that was true, that the bulb of his factory runs for 1520 hours. ठीक है ना, उस वक्त तक ये चल सकता है। आ गई बात समझ में? यस सर, थैंक यू। एग्जाम्पल 2, ये अब आपने खुद करना है। द मीन हाइट ऑफ
10 student is 116 centimeter and standard deviation is 9.79 centimeter. Test at 5% significance level. Test the hypothesis that the students are on the average less than 120 centimeter in all. Less than 120 centimeter. ये तो दिया हुआ है ना आपको. लेस देन 120 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि 120 सेंटीमीटर इज योर हाइपोथेटिकल वैल्यू, मीन ऑफ द पॉपुलेशन, मीन ऑफ द पॉपुलेशन. और सैंपल का जो मीन 166 सेंटीमीटर है, स्टैंडर्ड डिविएशन 9.79 सेंटीमीटर है. इसको जल्दी जल्दी करें जब तक मैं रिकॉर्डिंग जो है ना वो पॉज कर देता. चले जी. सर यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम भी गिवन है ना? डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है ना. टोटल आपका सैंपल साइज कितना है? 10 है कि नहीं? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 के बराबर है. दैट विल बी इक्वल टू 9. सो इन फ्रंट ऑफ 9 एंड बिलो 0.05, क्योंकि ये हाइपोथेसिस आपका क्या है? ऑन द एवरेज लेस देन 120 सेंटीमीटर. लेस देन है तो लेस देन का मतलब ये कि वन टेल हाइपोथेसिस है ना. इसको इधर कर लें. आई डोंट नो, मुश्किल तो है नहीं. आप लोगों को क्या मुश्किल आ रहा है? t इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू ओ डिवाइडेड बाई s अपॉन n अंडर द रूट. हाँ जी, ये आपका कितना है? 116. ये आपका है 120. स्टैंडर्ड डिविएशन आपका 9.79 है और n आपका है 10. तो ये कैलकुलेट करके आप, ये वाला फार्मूला है, इसमें ये इंफॉर्मेशन डालने हैं. इसमें कौन सा मुश्किल है जो आप कर नहीं सकते? सर इससे -1.29 आता है. -1.29. हाँ, तो टेबुलेटेड आपका -1.29 है और आपका जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो है -2.26. डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 पे -2.26 है. ये देखें, ये तो 3.13 आ रहा है. अच्छा, ये इस पे है. ठीक है, आगे -1.23 आ रहा है. ठीक है, ये जो है ना वो स्टैंडर्ड एरर है. एस अपॉन एन अंडर द रूट स्टैंडर्ड एरर. तो ये -1.23 है. तो आपका जो टेबुलेटेड वैल्यू है दैट इज हाउ मच? योर टेबुलेटेड -2.26. हाँ जी, -2.26 इधर डाल ले. इसको लेस देन है इधर. ये आ रहा है आपका -2.26 और वो दूसरा आ रहा है -1.23. तो आपका कंक्लूजन क्या निकला? हाँ, हाउ डिड यू कंक्लूड योर रिजल्ट? हाँ जी, कंक्लूजन क्या है आपका? इतना तो आपको समझ में आया ना कि नॉन रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रहे हैं आपके कैलकुलेटेड वैल्यू. व्हेन यू कंपेयर विद योर टेबुलेटेड वैल्यू, सो you reject the null hypothesis. And what the null? You fail to reject the null hypothesis. What is the null hypothesis? हाँ जी, null hypothesis mu is more than 120 centimeter and HA mu is less than 120 centimeter. One tail test. So the height of 9 student is more than 120 centimeter. What the null hypothesis is saying, that is true.
That is your conclusion. A is the calculated value falls in the non-rejection region. It is more than the tabulated value. The calculated value falls in the non-rejection region. So we fail to reject the null hypothesis, and we can conclude that the height of the 10 student is more than 120 centimeter. ठीक है जी. The T table value for degree of freedom 9 at 5% signal is 2.26, and thus 1.2 is not in the rejection region. So we fail to reject the null hypothesis in simple words. ठीक है जी. Now this is another example. Most water treatment facilities monitor the quality of their drinking water on hourly basis. One variable monitor it is pH, which measures the degree of alkalinity and acidity in the water. A pH below 7 is acidic, one above 7 is alkaline, and a pH of 7 is neutral. One water treatment plant has a target pH of 8.5. Most try to maintain a slightly alkaline level. The mean and standard deviation of 1 hour's test result based on 12 water samples at this plant are mean 8.24 and standard deviation 0.16. हाँ जी. लेकिन यहाँ पर आपका मीन x बार इतना है. वन ट्रीटमेंट प्लांट हैज अ टारगेट pH ऑफ 8.5. ये आपका हाइपोथेटिकल वैल्यू है जो कि 8.5 है, यानी म्यू ओ आपका ये है. Mostly try, and the population try to maintain this level 8.5, which means that this is the population hypothetical value, hypothetical mean 8.5. Does this sample provide sufficient evidence that the mean pH level in the water differs from 8.5? Differs from 8.5. सर x बार क्या है इसमें? ये वाला दिया हुआ है ना, x बार ये नहीं है. मीन 8.24 ये है कि द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1 आवर्स टेस्ट रिजल्ट बेस्ड ऑन 12 वाटर सैंपल. 12 वाटर सैंपल ये आपका सैंपल है, n इज इक्वल टू 12 एट दिस प्लांट आर मीन 8.24 and s is equal to 0.16. चलिए मैं रिकॉर्डिंग जो है ना वो पास कर रिज्यूम कर देता हूँ रिकॉर्डिंग. नाउ लेट्स हैव अ लुक. योर स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस pH इज इक्वल टू 8.5 है, और अल्टरनेट pH जो है इट इज नॉट इक्वल टू 8.5. यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि डज दिस सैंपल प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस दैट द मीन pH लेवल इन द वाटर डिफर्स फ्रॉम 8.5. ये डिफर्स का वर्ड आपको समझ में आया कि डिफर्स डिसिमिलर और नॉट इक्वल जब आता है तो ये टू टेल हाइपोथेसिस होता है. ये टू टेल है. तो सेट द डिसीजन रूल फॉर द टेस्ट. इफ t इज मोर देन t tabulated at n-1 then reject the null hypothesis. Pick alpha 0 points, the degree of freedom n-1. 12 minus 1 is equal to 11. तो रिजेक्शन रीजन इस पे 3.11 आ रहा है एट डिग्री ऑफ फ्रीडम, और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से आपका जो बनता है 5.7 बनता है, और ये 3.11 है. इसका मतलब है कि 5.7 इज फार मोर देन 3.11. इट विल बी लाइक दिस. ठीक है, इसको आप खत्म करें. इसकी जगह नया यू हैव टू ड्रा अ न्यू बेल शेप बिकॉज दिस इज अ राइट टेल टेस्ट. यहाँ 0.025 होगा, ठीक है ना, 0.025. सिमिलर यहां पर भी होगा 0.025. लेकिन चूंकि अभी हमारा डायरेक्शन जो है वो राइट साइड पे है, इसलिए कि हमारा वैल्यू जो आया है वो प्लस में है, माइनस में नहीं है, और ये कहीं इधर फॉल कर रहा है 5.7. सो ए इज द कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स इन द रिजेक्शन रीजन more than the calculated value and falls in the rejection region. So we reject the null hypothesis
and we can conclude, or we have sufficient evidence to conclude that what happens, we reject the null hypothesis and conclude that, क्या conclude करेंगे, हमने क्या बनाया था कि pH जो है, the pH is not equal to 8.5, it is more than 8.5. ठीक है जी, it is not equal to 8.5. The pH of the water drawn from that specific plant is not equal to 8.5. अच्छा जी, सर ये 3.5 हमारे पास कहाँ से आए हैं? 3.11 है, टेबुलेटेड है ना ये। यहाँ पर देखें, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 12 आपका सैंपल है, 11 के सामने और 0.025 के नीचे। ये देखें 0.0, ये आ रहा है मेरे ख्याल में 2.